ये तो बिल्कुल सच है कि अगर हम किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन हम ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होता है। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि एक दिन हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचिएगा, और साथ में जो ज़िंदगी के कुछ नियम हैं जो आपको हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजकुमार नाम का लड़का रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन किसी कारणवश उसके सारे धन संपत्ति जो है नुकसान हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ 5 सोने के सिक्के बच जाते हैं। वो सोचता है कि 5 सोने के सिक्के हैं और अब इस शहर में मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों ना मैं किसी दूसरे जगह जाकर इससे अपना व्यापार शुरू करूँ। इसलिए वह निकल जाता है व्यापार के लिए। जाता है, रास्ते में उसे एक महात्मा मतलब साधु जो है जा रहे मिलते हैं। उसने उनके बारे में बहुत सुना होता है कि साधु ऐसे हैं वैसे। उसने सोचा कि पूछता हूँ इनसे कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो उसने पूछा कि साधु जी, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यात्रा पे निकला था। तो उसने सोचा कि चलो इनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत बुद्धिमान है, क्यों ना इनके साथ ही चलता हूँ तो मेरा रास्ता भी कट जाएगा और कुछ इनसे ज्ञान भी अर्जित कर लूँगा। तब महात्मा जो थे उन्होंने पूछा कि आप कौन हो बेटा, और यहाँ कैसे आप रास्ते में ऐसे अकेले चलने जो यात्रा कर रहे हो? तो उसने बताया कि मैं कभी बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन आज मेरे पास सिर्फ 5 सोने के सिक्के बच गए हैं और अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इस 5 सोने के सिक्के लेकर मैंने सोचा कि अपना व्यापार शुरू करूँगा। मैं अब इसीलिए मैं दूसरे नगर जा रहा हूँ। चलिए, आप मेरे साथ मिल गए हैं तो मैं आपके साथ ही निकल चलता हूँ और मैं आपसे कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लूँगा। धीरे धीरे आगे चलते गए। अब लड़के ने सोचा कि इतने दूर आ गए हैं लेकिन साधु जो हैं वो चुपचाप चल रहे हैं, उनको तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा क्योंकि इतना चुप्पी साध कर चलना मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए उसने महात्मा जी से, जो साधु थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कुछ कहानी सुनाइए, क्योंकि ऐसे चुपचाप मेरा रास्ता नहीं कट रहा है, कुछ तो सुनाइए। और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो ऐसी कहानी सुनाइएगा जो सच्ची हो और मेरे काम की हो। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन मैं हर कहानी का, एक कहानी सुनाने का ना 1 सोने का सिक्का लेता हूँ, क्या तुम देने के तैयार हो? तब लड़के ने सोचा कि कुछ एक सिक्का देने से क्या हो जाएगा, मेरे पास तो ऐसे 5 सोने के सिक्के हैं, एक दे देता हूँ, 4 रख लेता हूँ और कुछ ज्ञान तो मिल जाएगा, कुछ अच्छी सीख तो मिल जाएगी। इसलिए उसने 1 सिक्के दे दिए। तब साधु ने कहा, बेटा, जो काम जब मिले, कैसा भी काम मिले, उसे तुरंत करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये कहकर उन्होंने कहा कि कहानी समाप्त हुई। अब इतना सुनने के बाद लड़के ने कहा, आपने 1 सोने का सिक्का ले लिया और ये कैसी कहानी थी? तो उन्होंने कहा, ये कहानी नहीं, ये सीख है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीख है आपके लिए, जिसे हमेशा ही याद रखना। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। अब कोई और कहानी सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि फिर से मुझे 1 सिक्का दोगे तो ही मैं सुनाऊँगा। तो अब लड़के ने सोचा, चलो ज्ञान की बातें हैं, एक और दे देता हूँ। उसने 1 और सोने के सिक्के दिए। तब उन्होंने सुनाया, उन्होंने बोला कि बेटा, कभी भी किसी के साथ छल मत करना, कभी भी किसी के साथ ईमानदारी से काम करना और किसी के धन का अपना सहारा मत समझना। दूसरे का धन मिट्टी के समान होता है। और ये कहकर उन्होंने कहा, यहीं तक कहानी थी। फिर से उसने कहा कि फिर से आपने कहानी नहीं, एक सीख दे दी। ठीक है, मैंने सीख ही दी है आपको। अब उसके मन में सोचा कि क्यों ना मेरे पास तो 3 सिक्के बचे हैं, 3 और सीख ले लेता हूँ। सिक्के नहीं भी हैं, सीख रहेगा तो कुछ काम आएगा। तो उसने बोला कि महात्मा, मुझे एक और सीख लेनी है आपसे। 1 और सिक्का दिया। तो उन्होंने बताया कि बेटा, कभी भी किसी के राज को
मत खोलना किसी के सामने, नहीं तो तुम फंस सकते हो। दूसरे के राज अगर खोलोगे तो तुम खुद फंस जाओगे। ठीक है। चौथा सिक्का दिया तो उन्होंने बताया कि हाँ, अगर कोई आपको अच्छी सीख देने के लिए बुला रहा है तो उसकी बात सुन लेना, चाहे आपका करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो, रुक कर उसकी बात सुनना। पांचवी सीख के लिए उसने एक और सिक्का दिया। तो पांचवी सीख में उन्होंने बताया कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है, कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचना। इतना कहने के बाद जो महात्मा कहते हैं कि अब तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग, क्योंकि अब यहीं तक मेरा रास्ता जो है मुड़ जाता है और तुम्हारा शहर आ गया है। शहर में जाता है तो अब सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब एक भी सिक्के नहीं बचे, इसलिए नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। वहाँ उसे एक आदमी दिखता है तो उससे पूछता है कि मुझे कहीं नौकरी मिलेगी। तो वो रमेश नाम का लड़का जो होता है वो राजा के पास घोड़े संभालने का काम किया करता है। घोड़े, राजा एक जो उस नगर के राजा थे, उन्हें घोड़े रखने का बहुत शौक था, घोड़ों से बहुत लगाव रखते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे घोड़े रखे थे। तो उन्होंने कहा, तो उस लड़के ने कहा कि भाई काम ढूंढ रहे हो तो मेरा एक काम कर दो, मुझे मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे गांव जाना होगा। तो 1 महीने के लिए अगर मैं तुम्हें अपनी जगह पर रखूँगा तभी मुझे छुट्टी मिल पाएगी, क्या तुम घोड़े संभालने का काम कर सकते हो? तो पहले तो उसने सोचा कि घोड़े तो मैंने कभी संभाले नहीं है। फिर उसने सोचा कि याद आई उसे पहली सीख जो उसके गुरुजी ने यानी महात्मा जी ने दी थी कि जैसा भी काम मिले उसे छोड़ो मत, तुरंत कर लो। वो तुरंत तैयार हो गया, ठीक है महात्मा, ठीक है, मुझे ये काम मंजूर है। तो रमेश उसे राजा के पास लेके जाता है, बोलता है कि ये राजकुमार है, दूसरे नगर से आया है काम के लिए और मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है और मैं अपनी जगह इसे 1 महीने के लिए रख कर जा रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस मेरे घोड़े बीमार नहीं होने चाहिए। बोलते हैं हाँ बिल्कुल नहीं। तो राजकुमार बोलता है चिंता मत करिए, मैं घोड़ों का ध्यान रखूँगा। रमेश उसे समझा कर जाता है और बता देता है कि ये 7 घोड़े तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इन लोग का ध्यान रखना, इन्हें बीमार मत पड़ने देना, नहीं तो राजा जी मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। तो राजकुमार कहता है कि आप जाइए, बेफिक्र होकर अपनी माँ से मिलो, मैं आपके घोड़ों का अच्छे से ध्यान रखूँगा। पहला दिन उसका चला। अब जो राजा के तरफ से 25 सेर घोड़ों को चने खिलाने के लिए दिया जाता था। अब उसे 25 सेर जो चने मिले उसने अच्छे से उसे भिगोया, कूटा और घोड़ों को अच्छे से खिला दिया। शाम हुआ तो उसने सोचा क्यों ना बाकी लोगों के साथ जो घोड़े वहाँ पर पालते थे, रखते थे, उनके साथ थोड़ा मस्ती किया जाए। उनके कमरे में जाता है तो देखता है कि वो शराब वगैरह सब पी रहे हैं। अब इसके मन में इच्छा हुई पूछने की कि इनके पास इतने पैसे क्यों कहाँ से आ रहे हैं। तो उसने बोला कि आप लोग शराब पी रहे हो, क्या बात है, और घोड़ों का काम कर लिया आपने? तो उसने कहा कि किसकी हिम्मत है, जो वहाँ के सब बैठे थे व्यक्ति लोग बोलते हैं किसकी हिम्मत है कि बिना घोड़ों का ध्यान रखे हम यहाँ पर बैठ कर शराब पी सकें, इसलिए हमने घोड़ों को चने उन्हें खिला दिए हैं और हम अपना शराब पी रहे हैं, अपना नशे कर रहे हैं। फिर उसने देखा कि ढेर सारे चने वहाँ रखे हैं। तब उसने बोला कि चने तो यहाँ रखे हैं, आप लोगों ने चने नहीं खिलाए? तो नहीं, चने तो हम खिलाते हैं, 25 सेर चने हमें एक घोड़े के लिए मिलता है, तो हम उसमें से 10 सेर घोड़े को खिलाते हैं, बाकी जो रख लेते हैं और उसे मार्केट में बेचकर हम अपने लिए जुआ शराब के लिए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। कितने दिन हम राजा के इतने से पैसे से गुजारा करेंगे? अब ये सुनने के बाद वो बोलता है कि लेकिन ये तो बेईमानी है ना। तो उसे जो वहाँ के व्यक्ति होते सारे उसे धमकी देते हैं कि खबरदार अगर राजा के कान में ये बात पहुँची तो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा मार डालेंगे, जिंदा यहीं दफना देंगे। अब धमकी सुनने के बाद बेचारा अपने कमरे में आ जाता है और सोचता है ठीक ही तो कह रहे हैं, इतने पैसे में क्या होगा, क्यों ना मैं भी इन लोग के जैसा ही करूं, इस काम को शुरू करता हूं। फिर उसके मन में याद आता है कि उनकी दूसरी सीख, जब दूसरे सिक्के उसने दिए थे तो दूसरी सीख उसे मिली थी किसी के साथ बेईमानी मत करना, ईमानदार से काम करना, क्योंकि दूसरे का पैसा मिट्टी के समान होता है। उसने कहा था नहीं, मैं ईमानदार से काम करूँगा। वो रोज़ घोड़ों की सेवा करता और करते करते क्या होता है, उसके घोड़े बहुत ही मजबूत और अच्छे दिखते हैं, बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन बाकियों के घोड़े बहुत दुबले पतले होते हैं। एक दिन राजा को मन में आया कि क्यों ना मैं
सभी घोड़ों को बुलाऊं और देखूं किससे मुझे सवारी करनी है। अपने घोड़ों की एक बार जांच पड़ताल कर लूं कि कहीं मेरे घोड़े ठीक ठाक हैं कि नहीं है। तो उसने मंत्री से कहा कि सभी घोड़ों को बुलाया जाए और घोड़े जो हैं सभी को मेरे सामने पर मतलब यहाँ पर लेकर आए। मैं उन सभी घोड़ों की जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। अब सभी घोड़े, एक इंसान के पास 7 घोड़े रहते थे उसकी देखभाल करने के लिए, जिस तरह राजकुमार के पास 7 घोड़े थे। सभी 7-7 घोड़े लेकर वहाँ पर सभी पहुँचे। राजा ने देखा कि सभी के घोड़े जो है ना बहुत दुबले पतले और बीमार जैसे दिख रहे हैं। राजा ने कहा मंत्री से कि ये मुझे घोड़े इतने बीमार जैसे क्यों लग रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि लगता है ये सभी जो सेवक है ना इसका ध्यान नहीं रखते घोड़े का। अंतिम में राजकुमार की बारी आती है। 7 घोड़ों के साथ जब सामने आता है तो देखते हैं राजा जी कि 7 घोड़े बहुत हष्ट पुष्ट और बहुत शक्तिशाली नजर आ रहे हैं। राजा ने ये सोचा कि चने तो मैं उतना ही इन्हें भी देता हूँ और उन्हें इतना भी देता हूँ, फिर इसके घोड़े 7 के 7 इतने हष्ट पुष्ट हैं, लेकिन इनके घोड़े इतने बीमार पतले दुबले क्यों हैं। अब ये बात जानने के लिए राजा ने दूसरे दिन राजकुमार को अपने महल में बुलाया और कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जितना चने तुम्हें देता हूँ उतने ही चने बाकी सेवकों को देता हूँ, लेकिन बाकी के सेवकों के मुकाबले तुम्हारे जो घोड़े हैं बहुत ही हष्ट पुष्ट हैं, ऐसा क्यों। तो राजकुमार ने कहा कि मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन आपको सभी सेवकों को यहाँ बुलाना पड़ेगा। तो सभी सेवकों को वहाँ बुलाया गया। तो उनके सामने राजकुमार ने उनका जो है राज खोला। उन्होंने बताया कि राजा जी आप 25 सेर चने देते हैं, जिसमें से ये सिर्फ 10 सेर ही चना घोड़ों को खिलाते हैं, बाकी बेचकर ये नशे करते हैं और इसलिए इन्होंने मुझे रोका था आपसे बताने के लिए। इसीलिए आपके इन सभी के जो घोड़े हैं वो हष्ट पुष्ट नहीं हैं और मेरे घोड़े एकदम मजबूत हष्ट पुष्ट हैं। ये सुनने के बाद राजा बहुत खुश हुए और उन्हें जो राजकुमार को वहाँ का निरीक्षक बना दिया, बाकियों को सजा देने की बात की। तो सभी गिड़गिड़ाने लगे, पैर पकड़ने लगे राजा जी के। तब राजा जी से जो राजकुमार ने रिक्वेस्ट की कि इन सभी को माफ़ कर दीजिए, एक बार मौका दीजिए इन सभी को सुधरने का। राजा जी ने कहा ठीक है। वापस आने के बाद राजकुमार ने सभी को कहा कि अब की बार आपको लोग सबको मैंने बचा लिया है, लेकिन अब से बेईमानी करोगे तो मैं यहाँ सबको बचाऊंगा नहीं, निकलवा दूंगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद रामेश वापस आता है तो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। क्या बात है? तो रामेश के सभी जो दोस्तों ने बताया कि इस आदमी को लाने के बाद सब चेंज हो गया है, तुमने इसको ला कर चले गए लेकिन इसने हमारा जुआ शराब सब बंद करा दिया। अब इस बात को जब सुन रहा है रामेश तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि इसने तो हमारी बेईमानी वाला काम ही रुकवा दिया। इसी गुस्से से उसने सोचा कि रामेश को कैसे मैं मरवा दूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रात के समय रामेश को नींद नहीं आ रहा है। राजा की एक सुंदर सी बिटिया थी जो रामेश से बहुत प्रेम करती थी और रामेश भी। उधर रामेश को नींद नहीं आ रहा था, इधर राजा की बेटी को। राजा की बेटी ने वहाँ से राजा की बेटी के जो कमरा था वहाँ पर एक सुराख बना था जो सीधे रामेश के कमरे में जाता था और उस समय रामेश और राजकुमार एक ही कमरे में रहते थे। कुछ आंधी तूफान आने की वजह से थोड़ी सी राजकुमार को ऐसा हलचल सा महसूस हुआ, इसलिए वो कमरे से बाहर जाता है देखने के लिए कि मेरे सारे घोड़े सही सलामत तो है, क्योंकि वहाँ का निरीक्षक होता है। तभी उस राजकुमारी वहाँ कमरे में सीधे पहुँच जाती है। रामेश बोलकर रमेश रमेश। तो रमेश उठता है, देखता है अरे राजकुमारी आप यहाँ नीचे क्यों आई हो? अगर यहाँ पर राजकुमार ने देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, तुम नहीं जानती ये कैसा है। तो उसने पूछा ये कौन है? तो उसने बताया कि यहाँ का निरीक्षक बन चुका है, मेरी गलती की वजह से ऐसे ऐसे सभी पूरी कहानी बता दिया उसने कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरा और तुम्हारा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। राजकुमारी कहती है मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम चिंता मत करो, कल का इंतजार करो, मैं इसे ठिकाने लगवा दूंगी। अब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, राजकुमार वापस आता है। अचानक उसे आवाज़ सुनाई देती है कि रामेश किसी से बात कर रहा है। वो सीधे अंदर नहीं जाता है, खिड़की से देखता है तो ये क्या, राजा की बेटी कहाँ रामेश के साथ बातचीत कर रही है। उसने सोचा ये क्या मैंने देख लिया, ये दोनों की तो चक्कर चल रहे हैं, क्यों ना मैं राजा को बता दूं। फिर उसे याद आता है कि किसी के भी राज मत खोलो,
नहीं तो आप बुरे फंस जाओगे। इसलिए वो चुप हो जाता है और चुपचाप इंतजार करता है कब राजकुमारी जाए तो मैं कमरे में जाऊं। लेकिन बैठे बैठे इंतजार करता है, राजकुमारी बाहर तो नहीं आती। वो सीधे ऊपर अपने कमरे में चली जाती है उसी सुराख की वजह से। फिर वो आकर देखता है कि ये क्या, राजकुमारी बाहर नहीं आई लेकिन वो तो चली गई। जरूर इस कमरे में कोई ना कोई छेद जरूर है, होल है, सुराख है जहाँ से वो आई और चली गई। मैं इसका सुबह पता लगा लूंगा। ये सोचने के लिए सोचता रहता है और लेट जाता है। राजकुमारी वहाँ पहुँचते ही कमरे में चिल्लाना शुरू करती है, पिताजी पिताजी। पिताजी जब कमरे में आते हैं, क्या हुआ बेटी, जो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, तो बताती है कि पिताजी आपका जो निरीक्षक है राजकुमार, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। अभी कमरे में आया था और जब मैंने आवाज़ लगाई तो चला गया। तो राजा कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत, मैं अभी उसे सज़ा दिलवाऊंगा। राजकुमारी कहती है नहीं, सज़ा नहीं, उसका गर्दन काट कर मेरे हाथ में दीजिए, तब मैं जाकर शांत होंगी। राजा कहते हैं ठीक है, हो जाएगा। लेकिन राजा रात भर सो नहीं पाते क्योंकि न्यायप्रिय होते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं कैसे उसकी मैं जांच पड़ताल नहीं कर पाया और कैसे मैं ये साबित करूंगा। अगर लोग पूछेंगे, अगर मैं इसे फांसी दूंगा, लोग पूछेंगे कि क्या किया था इसने, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए अगर मैंने कह दिया कि मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला तो मेरी ही बेइज्जती होगी। कोई भी कहेगा कि एक साधारण सा इंसान आपकी बेटी पर हाथ कैसे डाल सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसे किसी और से मरवा देता हूँ चुपके से। वो कसाई के पास जाते हैं राजा और बोलते हैं कसाई तुम्हें एक काम करना है। कसाई बोलता है बोलिए। तुम्हें किसी की गर्दन काटनी है। कसाई कहता है मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी की गर्दन काटूंगा। बोलते हैं कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब राजा जब धमकाते हैं तो बोलता है ठीक है, बोलिए किसकी गर्दन काटनी है। बोलता है कि राजा बोलते हैं कि जब मैं एक लड़का भेजूंगा तो तुम उसकी गर्दन काट देना, फिर मैं दूसरा एक लड़का भेजूंगा, तुम उसकी गर्दन कपड़े में लपेट कर मेरे महल में भिजवा देना। तो कसाई बोलता है ठीक है, ऐसा ही होगा। अब सुबह सुबह राजा राजकुमार को महल में बुलाते हैं। राजकुमार से कहते हैं राजकुमार तुम्हें कसाई के पास जाना है, मेरा कुछ सामान वहाँ रह गया है, लेकर आना है। तो राजकुमार बिना सोचे समझे कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो मन में सोचता है कि राजा का क्या सामान कसाई के पास रह गया है, ऐसा क्या सामान है। कहता है छोड़ो मुझे उससे क्या करना, जा रहा होता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे बहुत सारे साधु संत बैठे हुए दिखते हैं। वो थोड़ा देर रुकता है फिर जाना शुरू करता है। उसी में से एक साधु बोलते हैं कि बेटा जा कहाँ रहे हो, आओ हमारे पास बैठो, कुछ ज्ञान की बातें अर्जित करो। कहता है कि नहीं, मुझे एक राजा का काम करना है, मैं नहीं रुक सकता। थोड़ी देर आगे जाता है फिर उसे साधु की बात याद आती है कि अगर कोई तुम्हें प्यार से बुलाए ज्ञान की बात देने के लिए तो तुम रुक जाना, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो, ज्ञान की बात सुन लेना। इसलिए वहाँ रुक जाता है। थोड़ी देर बाद राजा सोचते हैं कि मैं किसे भेजूं कि उसकी गर्दन लाने के लिए। उन्होंने रामेश को भेजा कि रामेश जाओ और कसाई के पास जाना और उसे बोलना राजा जी ने जो मुझे सामान दिया है, आपको दिया है देने के लिए, दे दीजिए। अब रामेश वहाँ पहुँचता है, जाके राजा जी के कसाई के पास पहुँचता है तो कसाई सोचता है ये वही लड़का है जिसका गर्दन काटना है, इसलिए उसका गर्दन काट देता है बुलाकर, एक बहाना करके। और उसके बाद थोड़ी देर बाद राजकुमार पहुँचता है तो राजकुमार कहता है कि मुझे राजा जी ने भेजा। तो जो कसाई सोचता है कि यही वो लड़का है जिसे राजा जी ने भेजा है गर्दन लाने के लिए, तो वो कपड़े में लपेट कर दे देता है। अब राजकुमार को भी नहीं पता कि इस कपड़े में क्या है। वहाँ लेके जाता है तो राजकुमार जब राजमहल में पहुँचता है तो वहाँ राजा की बेटी और राजा बैठे होते। राजा कहते हैं ये कैसे हो गया, ये तो जिंदा वापस आ रहा है। पूछते हैं कि तुम कैसे आ गए। बोले आपने ही तो भेजा था मुझे कसाई के पास से कुछ लाने के लिए, इसलिए मैं लेकर आया हूँ, ये लीजिए। बोलते हैं इसमें क्या है। जब वो खोलते हैं तो उसमें रामेश का गर्दन होता है। ये देखकर राजकुमारी बहुत जोर से चीखती है, ये तो मेरा प्यार है, इस मेरे कर्मों की वजह से आज इसकी यह हाल हो गई। राजा कहते हैं ये क्या बोल रही हो बेटी अब। तो बताती है रानी जो राजकुमारी होती है कि मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती की सजा मुझे मेरे रामेश को मिली है, मेरी वजह से आज इसका यह हाल हुआ। राजा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मेरी बेटी की वजह से आज मैं एक ईमानदार इंसान को मार देता, और राजकुमार से माफ़ी मांगते हैं। तब राजकुमार को वो 5वीं बात याद आती है कि अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओगे, किसी के साथ बुरा मत करना। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आपसे मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।